बच्चों, अगर दो सरल रेखाएं जिनके समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 जीरो हैं के संबंध में, यहाँ a1 b1 c1 जो है और a2 b2 c2 जो है वो इसमें की जगह कोई संख्याएं होंगी। अगर बेटा अगर ये दोनों रेखाएं अगर काटती हैं, अगर दोनों रेखाएं ग्राफ खींचेंगे और काटेंगी तब अगर ये अवश्य काटेंगे तब a1 a2 बराबर b1 b2 ये बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल होगा। तब हमें केवल एक हल प्राप्त होगा। केवल जब हम x दोनों समीकरण हल करेंगे तो x और y के केवल एक एक मान आएंगे। लेकिन ये कब मान एक एक मान आएंगे जबकि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। और अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है तब योग का कोई हल नहीं होगा, तब इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कोई x और y के कोई मान नहीं निकलेंगे। अच्छा, अगर तीनों बराबर हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 तब हमें योग के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तब क्या होंगे, हमें इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। इसी पर सवाल होंगे बच्चों। पहला सवाल है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल है। यहाँ आप क्या बोले, अद्वितीय हल है p किस मान के लिए। तो यहाँ हम अगर ऊपर देखेंगे, अगर a1 a2 अगर बराबर नहीं है b1 b2 के, तब अगर ये बराबर नहीं है तब अद्वितीय हल होता है। जब हमें क्या अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा, तो अद्वितीय या केवल एक हल होगा तब a1 a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 b2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ सवाल में क्या करा, एक अद्वितीय हल है, तो इसका मतलब हो गया कि हम यानी कंडीशन लाएंगे a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो a1 क्या होता है बच्चों, यहाँ पर a1 होता है पहली समीकरण में x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना 4 है। अच्छा, b1 क्या होता है पहली समीकरण में y का गुणांक, पहली समीकरण हमारी ये रखी है तो y गुणांक कितना p आ गया। गुणांक का मतलब होता है जो उसके साथ लिखा होता है। इसी तरीके से c1 इसमें 8 है। अच्छा, a2 क्या है 2 है, b2 क्या है 2 है, c2 क्या है 2 है। अद्वितीय हल के लिए ये समय पर कंडीशन होती है, ये सूत्र होता है, ये हम याद रखेंगे। अगर अद्वितीय हल है या केवल एक हल है तब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। तो a1 का मान कितना 4 लगा दिया, a2 का मान कितना है 2 लगा दिया, b1 का मान कितना है p लगा दिया, b2 का मान कितना 2 तो 4 काट दिया, 2 दूना 4 2 आया, नॉट इक्वल टू p1/2। 2 इधर ले जाएंगे, 2 दूना 4, तिरछी गुणा करोगे 2 दूना 4 हो गया, तो p बराबर नहीं है 4 के, यह हल हो गया हमारा। इसी तरीके से बेटा दूसरा सवाल है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम जरा इधर देखें, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जबकि ये कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 c2, तो यानी ये कंडीशन लगेगी। तो इसमें हम लिख लेंगे a1 कितना होता है, a1 होता है पहले समीकरण में x का गुणांक कितना k आ गया, a1 k आ गया। b1 कितना होता है पहले समीकरण में y गुणांक 3 आ गया। c1 क्या होता है कांस्टेंट होता है जिसमें ना x हो ना y हो, -k1 -3 आ गया। इसी प्रकार से बच्चों a2 कितना होगा 12 हो जाएगा x का गुणांक, b2 कितना होगा k होगा और c2 कितना होगा -k होगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन ये होती है, सूत्र होता है, हमने पहले बता दिया आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान लगा दिया, a1 का मान कितना बच्चों ऊपर देख के लगा दिया, k लगा दिया, a2 का मान 12 लगा दिया, b1 का मान 3 लगा दिया, b2 का मान k लगा दिया, c1 का मान -k1 -3 लगा, c2 का मान k लगा दिया। पहला दूसरा पद ले लिया, तीनों बराबर हैं तो कोई 2 पद ले लो, पहला ये ले लिया ये ले लिया, तो k/12 3/12, तिरछी गुणा करेंगे बच्चों, k और k गुणा होगी तो k गुणा होगी तो k स्क्वायर हो जाएगा, k घात 2 हो जाएगा, 12 से 36 होता है। जब एक तरफ से वर्ग हटता है दूसरा वर्गमूल लगा देते हैं, ये वर्गमूल आ गया, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो k का मान आ गया 6, ये आंसर हो गया। ये 2 सवाल आप लोग कॉपी उतार लेंगे सही से, और पहले सूत्र उतार लेंगे, सूत्र उतारने के बाद ये दोनों सवाल हल कर लेंगे, ठीक है।